इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में जो चार्जेस की मोशन होती है पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ चार्जेस विच पास एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके करंट की स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए, उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि चार्जेस जो हैं वो नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं जो एक किसी भी कंडक्टर के किसी सेक्शन में से पास हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इफ़ अ चेंज ऑफ क्यू कूलम्स फ्लोज थ्रू अ सेक्शन ऑफ टाइम t सेकेंड्स, देन करंट I इट इज़ गिवन बाय I इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर चार्ज जो है वो हमारा Q है और जो कि फ़्लो हो रहा है किसी भी सेक्शन से टाइम t में, और जो करंट है वो हमारा I जो है वो फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, Q डिवाइड बाई I, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ इक्वल्स टू करंट। द यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पेयर। एम्पेयर का जो होता है वो यूनिट करंट का यूनिट होता है, और इट्स सब मल्टीपल आर मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर, और उसकी जो सब डिविजन्स हैं उसमें मिली एम्पेयर्स एंड माइक्रो एम्पेयर्स होते हैं। 1 मिली एम्पेयर जो है वो 10⁻³ एम्पेयर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पेयर जो होता है वो 10⁻⁻6 एम्पेयर के बराबर होता है। Ohm's law statement: according to this, the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference between the ends of the conductor provided. किसी भी कंडक्टर जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है, उस कंडक्टर का जो करंट है जो कि उसमें से फ़्लो कर रहा है, पास हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। दोनों कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफ़ आई बी द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर हम आई जो है वो करंट लेते हैं किसी भी कंडक्टर से जो कि पास हो रहा है, वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस, और वी को हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं दोनों एंड्स के दरमियान में, तो हम ओम्स लॉ को किस तरह से लिख सकते हैं कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और यहाँ पर जो है वो ओम्स कांस्टेंट आएगा जिसको हम कंडक्टेंस भी कहते हैं के, तो I इज़ इक्वल्स टू के वी हो जाएगा, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट एंड इज कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल। ये जो है के, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो भी मटेरियल हम एज अ कंडक्टेंस जो है वहाँ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है वो डिफर होती रहेगी। इट्स वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल, मतलब हर मटीरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अगर के की वैल्यू अगर हम निकालें तो के जो है वो मटेरियल टू मटेरियल डिफ़र करता है, और के की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है। के इज़ इक्वल्स टू 1/r। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करें तो आई इज़ इक्वल्स टू 1/r वी हमारी इक्वेशन हो जाएगी। आर को अगर हम ले जाके डिवाइड कर देते हैं करंट से, तो वी इज़ इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाएगी IR। ये इक्वेशन जो होती है वो हमारी ओम्स लॉ कहलाती है। ओम्स लॉ का सेकंड पार्ट है हमारा रेजिस्टेंस। द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट पासिंग थ्रू इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। जो करंट जो है वो पास हो रहा है थ्रू द कंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो वो हमारा रेजिस्टेंस के इक्वल आता है ऑफ दैट कंडक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं R इज़ इक्वल्स टू V अपॉन I, और इसका SI यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का वो होता है हमारा ओम्स। यानी अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ हो रहा है और उसको डिवाइड कर देते हैं हम 1 एम्पियर करंट के साथ, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ओम्स की डेफिनेशन क्या होती है? 1 ओम, यानी यहाँ पर जो यूनिट ओम है उसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो वो 1 ओम इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच a current of 1 ampere passes when a potential difference of volt is maintained across the ends of the conductor। अगर 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर से और उस कंडक्टर के जो एंड्स हैं वहाँ पर उन दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन्ड है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम्स के इक्वल आएगा उस कंडक्टर का। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की वो हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस को, यानी जो भी मटेरियल है उसके रेजिस्टेंस को, और जो वो मटेरियल अपने यूनिट एरिया में रखता है, यानी एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो कि हम लेंथ वाइज ले रहे हैं वो एरिया को, उस एरिया को अगर हम रेजिस्टेंस उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी।
रेजिस्टिविटी को ड्राइव करने के लिए द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स इंक्लूडिंग लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी कंडक्टर की वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और उसकी लेंथ पर। और नंबर 1 जो है वो उसमें क्या है, द लॉन्गर आर द रेजिस्टेंस एल ऑफ द कंडक्टर। अगर आर ज़्यादा होगा तो लेंथ भी जो है वो उसकी ज़्यादा होगी। द ग्रेटर शुड बी इट्स रेजिस्टेंस, उसका अगर लेंथ ज़्यादा होगी और तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। द ग्रेटर द क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ द वायर द लेसर शुड बी इट्स रेजिस्टेंस। जबकि जो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हमारा ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। मतलब ज़्यादा एरिया पे कम रेजिस्टेंस लगेगा, कम एरिया होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा एल के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम रिमूव करें तो हमारे पास यहाँ एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसका नाम हम है यहाँ पर है रेजिस्टिविटी, या फिर हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो R इज़ इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें एज अ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन के तौर पे, तो रेजिस्टिविटी बराबर हो जाएगा ये L अपॉन A जो है वो R के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। अच्छा, अब अगर यूनिट हम निकालना चाहते हैं रेजिस्टिविटी का तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है, जबकि रेजिस्टेंस का जो है वो यूनिट होता है ओम्स। यहाँ मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास मीटर ओम्स रह जाएगा। तो मीटर ओम्स मीटर जो है वो हमारा रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है। Temperature coefficient of resistance. As the temperature increases, the metal ions vibrate more. There are more collision with the electrons and so the resistance increases. अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगर टेम्परेचर किसी भी मेटल का हम बढ़ा देते हैं तो हम सब जानते हैं क्या होता है कि उसके आयंस जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जब वो तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं तो आपस में एक दूसरे से तेज़ी से टकराते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ R0 एंड एट द हायर टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ RT। यानी हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस को कंसिडर किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं, जबकि उसका जो टेम्परेचर था फर्स्ट स्टेज पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं R0 के बराबर ले रहे हैं। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे पास जो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा वो RT के बराबर आ जाएगा। दैट चेंज इन रेजिस्टेंस, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस को इनिशियल रेजिस्टेंस से माइनस कर देंगे, RT माइनस R0 फॉर अ चेंज इन टेम्परेचर। और जबकि टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो हमारा T0 से माइनस हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ वी डिनोट द चेंज इन रेजिस्टेंस एज डेल R एंड चेंज इन टेम्परेचर एज डेल T, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा R0 यानी इनिशियल जो हमारा रेजिस्टेंस था और इनटू चेंज इन टाइम। अच्छा, अब यहाँ से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि कहलाएगा यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर डेल आर जो है वो RT माइनस R0 के बराबर है, इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा R0 डेल T। यहाँ से अल्फ़ा जो है वो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि होता है RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल T। अगर हम यहाँ पर RT माइनस R0 इस पार्ट को डिफ़ाइन करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर। यानी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से, पर टेम्परेचर के हिसाब से केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से तब्दील हो रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें जो है सबसे पहला पार्ट हमारा रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ है। रेजिस्टेंस are said to be in series if there is one conducting path for the current. Consider 3 resistors R1, R2 and R3 connected in series with a battery of voltage V. If I be the current flowing from the battery, then this current will also flow from each of the 3 resistors.
यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास एक ही पाथ हो जिसमें से करंट पास हो रहा है, यानी एक ही वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, उसी वायर में हमने 3 रेजिस्टर्स जो हैं वो कनेक्ट कर दिए हैं, R1 R2 और R3। अच्छा, अब उस बैटरी में से जो है वो वोल्टेज जो है उसका V है, जबकि करंट जो उसमें से फ़्लो हो रहा है वो I करंट हो रहा है फ़्लो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब करंट इस में से फ़्लो होगा तो वो तीनों रेजिस्टर्स में से भी पास होगा, वही करंट जो है वो तीनों रेजिस्टर्स में भी पास होगा, क्योंकि रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को हम ऐड कर देंगे, जो कि बराबर हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल्स टू V1 V2 एंड V3, तीनों का समेशन मालूम करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले रहे हैं RE के बराबर, जो कि कनेक्टेड है सेम बैटरी से एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर करंट I जो है वो पास हो रहा है पास हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, हम तीनों वैल्यूज़ की जो V1 V2 और V3 की वैल्यूज़ जो हमने निकाली थी वो इक्वेशन नंबर 1 यानी समीशन ऑफ V1 V2 V3 इज इक्वल्स टू एक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उस वाली उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास IRE इक्वल आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से I कॉमन ले लिया हमने, R1 प्लस R2 R3 ब्रैकेट में आ गया, I और I लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स पर मौजूद है, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। दस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होता है टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जब हम प्लस कर लेते हैं किसी भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन रेजिस्टर में, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल नेट रेजिस्टेंस मालूम हो जाता है हमें। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर सेम होता है, पैरेलल जब हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स अक्रॉस द ऑल रेजिस्टर्स ईच रेजिस्टर सेम रहता है। अच्छा, आपने यहाँ पर क्या किया है, कंसिडर 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। इफ I be the current flowing from the battery then this current will divide into 3 parts at A। हमने 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ जिसका जो है वोल्टेज V है। अगर करंट I जो है वो उस बैटरी से पास होता है तो वो करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 3 पोर्ट्स में। ठीक है, और वो 3 पोर्ट्स जो हैं वो A पर मौजूद होंगे, तीनों पोर्ट्स जो हैं वो A पर डिवाइड हो जाएंगे। लेट I1 I2 एंड I3 बी द करंट थ्रू R1 R2 एंड R3, यानी हर रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट जो है वो डिफरेंट है। फर्स्ट रेजिस्टर से जो पास हो रहा है वो I1 है, सेकंड से जो पास हो रहा है वो I2 है, थर्ड से जो पास हो रहा है वो हो रहा है हमारा I3। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से लिख सकते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मालूम करना चाहते हैं हम रेजिस्टर 1 पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा I1 इंटू R1। पोटेंशियल डिफरेंस R2 पर मालूम करना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा I2 इंटू R2। पोटेंशियल डिफरेंस 3 पर थर्ड रेजिस्टर पर मालूम करना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा I3 R3। अब इसी तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए पैरेलल सीरीज़ में हम क्या करेंगे, R1 R2 और R3 जो कि कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ, सेम बैटरी के साथ, और जो होल करंट I जो है वो पास हो रहा है इस बैटरी से, तो उसमें क्या करेंगे हम, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IRE के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। करंट की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, जबकि हम जानते हैं कि करंट जो है, टोटल करंट जो है वो बराबर होता है समीशन ऑफ ऑल द करंट्स के ना, तो I1 I2 एंड R3 जो अगर हम तीनों को सम कर लेते हैं तो वो टोटल करंट के बराबर होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने I की वैल्यूज़ पुट करनी है, और वैल्यूज़ इस तरह से पुट होंगी कि फर्स्ट जो हमारा I है वो है हमारा V अपॉन RE यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। E इक्वल हो जाएगा हमारा I1 यानी V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 एंड I3 V अपॉन R3 के समेशन के। अब लेफ्ट हैंड साइड से V कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन ले गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ब्रैकेट में आ गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, V और V जो है लेफ्ट एंड राइट साइड पे दोनों न्यूमिनेटर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास राइट साइड पे रह जाएगा 1 अपॉन RE और लेफ्ट साइड पे रह जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 पर प्लस 1 अपॉन R3। ये इक्वेशन जो है
है वो हमें शो करती है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टर्स का वो बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। Power dissipation in resistor. When an electric current passing through a conductor, some useful electrical energy is dissipated in the form of heat energy. This loss of electrical energy is due to the collision of charges with the atom of conductor. Loss of electrical energy in unit time is referred to as power dissipation in resistor. जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर से तो कुछ यूज़फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। और ये जो लॉस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी कंडक्टर है उसके जो चार्ज की वजह से उसके जो एटम्स हैं जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं उनके आपस में टकराने की वजह से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की सूरत में लूज़ हो जाती है। ये लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम को कहते हैं हम पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर। Suppose a battery of voltage V is connected across a resistor R. If the current I flow through the resistor for a time t, the charge Q transported between the terminals of the battery is given by Q is equals to IT। हमने एक बैटरी सपोज़ की है जिसका वोल्टेज जो है वो V है और हमने उसे एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस जो है वो R है। अगर करंट फ्लो होता है I इस रजिस्टर में से किसी भी टाइम t में तो उसके अंदर जो चार्ज Q ट्रांसपोर्ट होगा टर्मिनल्स के दरमियान, उन बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान, वो हमारा चार्ज Q बराबर हो जाएगा करंट इनटू टाइम के। अगर हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर करंट की वैल्यू आएगी Q यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। द चार्ज Q मूव कर रहा है जो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो V लूजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू QV। जो पोटेंशियल डिफरेंस लूज़ हो रहा है वो हमारा बराबर हो जाएगा QV के, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो बराबर हो जाएगी QV के। अब जैसा कि हमने Q की वैल्यू निकाली थी IT, इस Q की वैल्यू को हम हीट प्रोड्यूस इज़ इक्वल्स टू QT में पुट कर देंगे। तो Q की जगह हमने IT पुट कर दिया, तो IT जो है यानी करंट इनटू टाइम जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं ओम्स लॉ के मुताबिक V जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, V की वैल्यू पुट कर देंगे, हीट प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वल्स टू I स्क्वायर। I जो है वो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक पहले से I मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास RT आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर इज़ द वर्क डन इन यूनिट टाइम। पावर की डेफिनेशन होती है उसके मुताबिक जो भी हम काम करते हैं पर यूनिट टाइम वो हमारा कहलाता है पावर। तो पावर डिसिपेटेड ड्यू टू हीट इज़ गिवन बाय हमारा इक्वल हो जाएगा P इज़ इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी जो हमारा वर्क डन है वो हीट प्रोड्यूस्ड होने की शक्ल में हो रहा है। यानी जब आपस में जो है वो एटम्स जो हैं वो आपस में टकरा रहे हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी जो काम हो रहा है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट प्रोड्यूस को हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो ये पावर का डेफिनेशन और पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला हमने निकाला है I स्क्वायर RT यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा P इज़ इक्वल्स टू I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई टाइम। T से T जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी I स्क्वायर R। यह एक्सप्रेशन शो करती है हमारी पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स को। इसी इक्वेशन को अगर हम मज़ीद ड्राइव करें तो हमारे पास जो R का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। I से I कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी VI यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अगर हम पावर डिसिपेशन के फॉर्मूले को पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टर्स के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर देंगे V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा पावर डिसिपेशन रेजिस्टर्स के। यूनिट ऑफ पावर जो हमारा वाट होता है, अगर हम मल्टीपल्स लें इसके किलो वाट एंड मेगावाट में, तो 1 किलोवाट हमारा बराबर होता है 10⁻³ वाट के और 1 मेगावाट बराबर होगा हमारा 10⁻² मेगावाट के। किलोवाट आवर। Usually the energy supplied by electric current through its generating station is measured in terms of kilowatt hour kWh। आम तौर पर जो एनर्जी सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए जो सप्लाई होती है किसी भी जनरेटिंग स्टेशन में, तो उसको हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर इज़ द एनर्जी ड्राइव्ड बाय द करंट इन 1 आवर। 1 घंटे में किसी भी करंट के ज़रिए से जो एनर्जी ड्राइव होती है वो हमारी 1 किलोवाट
जो है वो एनर्जी होती है व्हेन इट सप्लाइज एनर्जी एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकेंड। और वो एनर्जी जो 1 आवर में वो प्रोड्यूस कर रहा है वो तकरीबन 1000 जूल्स पर सेकेंड होनी चाहिए। यानी 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1000 जूल्स मल्टीप्लाई बाय 1 आवर डिवाइडेड बाय सेकेंड। यहाँ पर जूल्स पर सेकंड जो है 1000 जूल्स पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें हम 3600 सेकंड से, तो हमारे पास जो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। फॉर्मूला ड्राइव करना है ईएमएफ का। फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमएफ की डेफिनेशन थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं ईएमएफ पर। ईएमएफ कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी अगर एक बैटरी है, ठीक है, उसको हमने एक कंडक्टर के साथ अटैच किया हुआ है। बैटरी का जो है वो 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब हम उस बैटरी में से करंट को पास करेंगे, जब वो बैटरी हम स्टार्ट करेंगे और करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगी। जबकि उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे। तो उस बैटरी को जितना भी वर्क डन कराने की ज़रूरत पड़ेगी पर यूनिट चार्ज, यानी उस बैटरी को उस कंडक्टर में से करंट को पास करने में जो भी वर्क डन करवाना पड़ा पर यूनिट चार्ज, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम कंसिडर करेंगे एक सर्किट को इन विच रजिस्टर आर इज़ कनेक्टेड बाय लीड्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। हमने एक रजिस्टर आर कनेक्ट किया है लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है वो ना होने के बराबर है टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। A current I flow through resistor in a direction from A to B, the potential VA being higher from potential VB। जब करंट पास होगा उसमें से करंट I पास होगा उस रजिस्टर में से जिसकी डायरेक्शन हम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी ले रहे हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल ए पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए है और वो वी ए जो है वो वी बी से बड़ा है। दस द करंट इन द सर्किट बाय ओम्स लॉ इज़ गिवन बाय आई इज़ इक्वल्स टू वी आर। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास सिचुएशन अलग है, यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ मौजूद है, तो हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन आर। अब यहाँ पर आर जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सम होगा। एक तो यहाँ पर कैपिटल आर है जो कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके अलावा हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि बैटरी के अंदर मौजूद होता है। बैटरी के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कि जब वहाँ से करंट पास होता है, जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस पैदा होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी आई इज़ इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। अब यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे तो आर प्लस आर जो है वो आई के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई को अगर हम कैपिटल आर और स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई इज़ इक्वल्स टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आई इंटू कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो हमें शो कर रही है करंट जो कि पास हो रहा है एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर से, और आई इंटू स्मॉल आर वैल्यू वो है जो कि वो वोल्टेज है जो कि करंट के पास होने की वजह से लूज़ हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस आर से। एज़ वी नो डैट v इज़ इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर, यहाँ पर पुट कर देंगे आई के टू कैपिटल आर की जगह पर v, तो हमारा वैल्यू बन जाएगी e इज़ इक्वल्स टू v प्लस आई आर। अब यहाँ पर ईएमएफ आप जैसे कि देख सकते हैं क्या शो कर रहा है कि जो हमारे पास वोल्टेज है वो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है, तब हमारे पास ईएमएफ निकल रहा है। यानी ईएमएफ जो है वो हमेशा वोल्टेज से ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो यह आई आर जो है वो ई के पास जाके माइनस हो जाएगा। दिस शोज़ दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी ड्रॉप्स व्हेन इट डिलीवर्स अ करंट। यानी दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो बैटरी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर कम हो जाएगा अगर वहाँ से करंट जो है वो पास होता है। हाउएवर नो करंट इज़ ड्रॉन व्हेन देयर इज़ नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट। जबकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप नहीं होगा अगर वहाँ से करंट पास नहीं होता। देयर इज़ नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस सो डैट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ। अगर कोई करंट पास नहीं हो रहा तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप नहीं होगा, जिसके नतीजे में वी जो है वो ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। यानी वोल्टेज और ईएमएफ जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। यानी आई आर की जो है वैल्यू वो ज़ीरो आ जाएगी, यानी कोई करंट पास नहीं हो रहा और कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा।
EMF sources in series. When the EMF of a single cell is too small of a particular application, two or more cells can be connected in series. As shown in the figure, the EMF of the set in sum of EMF of the individual cells, and the internal resistance of the set is the sum of individual resistance. अगर EMF जो है वो किसी एक सिंगल सेल का कम है और हमें ज़्यादा EMF की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा सेल्स को जो है वो आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। तो ये जो सम होंगे तमाम EMF का वो बराबर हो जाएगा हमारा वो वन इंडिविजुअल EMF के। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेट इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी E जो है टोटल EMF जो है वो बराबर हो जाएगा E1 + E2 एंड E + E3। हर सेल का इंडिविजुअल EMF इक्वल हो जाएगा हमारे टोटल EMF के। इसी तरह से टोटल रेजिस्टेंस हमारा बराबर हो जाएगा तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के। R = R1 + R2 + R3। EMF सोर्सेस पैरेलल। अगर EMF को हमने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है आपस में, व्हेन द EMF ऑफ अ बैटरी ऑफ सेल इज़ सफिशिएंट बट इट्स कैपेसिटी इज़ टू स्मॉल। अगर हमारे पास किसी भी बैटरी का EMF तो काफ़ी अच्छा है लेकिन उसकी कैपेसिटी कम है, तो हम दो या दो से ज़्यादा बैटरीज़ को या सेल्स को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमें मोर करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा हमने। इसमें क्या होता है, तो इस तरह से हमें जो टोटल करंट होगा वो बराबर हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल बैटरी के सम ऑफ करंट्स के। टोटल करंट हो जाएगा I = I1 + I2 + I3।